Hello everyone. So today we will discuss about liquid waste. This is the portion under that human environment interaction जो कि हम पढ़ रहे थे काफ़ी टाइम से जिसमें हमने पोल्यूशन के बारे में बात की एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन रेडिएशन पोल्यूशन soil pollution and then we discuss about solid waste management and now we are going to discuss about liquid waste. Okay, if we talk about liquid waste, so liquid waste are wastewater, fats, oil, and grease that used oil, liquid, solid gases, and sludge and hazardous household liquid that are hazardous and potentially harmful to human health और environment. अच्छा, ये क्या बताना चाहती है लाइन? ये बता रही है कि जो लिक्विड वेस्ट की कैटेगरी में वेस्ट आते हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि दोज आर लिक्विड इन नेचर, उनकी जो स्टेट होगी वो लिक्विड मोर ऑफ लिक्विड होगी। सो जो वेस्ट वाटर रिलीज होता है इंडस्ट्रीज से, जो वेस्ट वाटर रिलीज हो रहा है घरों से, इफ्लुएंट जो रिलीज हो रहा है इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट वाटर रिलीज होता है हैवी मेटल्स जिसमें होते हैं तो उसको इफ्लुएंट नाम दिया जाता है। वेस्ट वाटर हम बोलते हैं जो कि म्यूनिसिपल एरियाज और यू कैन से कि डोमेस्टिक एरिया से रिलीज हो रहे हैं। तो वेस्ट वाटर जिसमें कि फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, ऑयल है, ग्रीस है और जिसमें लिक्विड कंटेंट होता है, सॉलिड सस्पेंडेड होंगे, यू कैन से, ऐसा नहीं है कि मतलब सॉलिड पोर्शन जो होगा वो सस्पेंडेड होगा, मोर जो होगा वो मीडियम जो है वो लिक्विड होगा। सो दैट वेस्ट किसकी कैटेगरी में हम कैटेगराइज करते हैं? लिक्विड वेस्ट की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। ऑब्वियसली दैट इज हैजार्डियस एंड पोटेंशियली हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट। अगर वो इंडस्ट्री से रिलीज हो रहा है तो उसमें काफ़ी सारे हैवी हैवी मेटल्स, केमिकल्स और अदर चीज़ें उसमें मिली हुई होंगी। अगर हम बात करें म्यूनिसिपल एरियाज़ की, अगर हम बात करें डोमेस्टिक एरियाज़ की, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट वेस्ट का ज़्यादा होगा। तो दैट इज पोटेंशियली हार्मफुल टू इन्वायरमेंट एज वेल एज ह्यूमन हेल्थ। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड वेस्ट। तो कंपोजिशन कहाँ से आएगा, सोर्सेज क्या होंगे? तो तीन मेन सोर्सेज हैं लिक्विड वेस्ट के जहाँ से लिक्विड वेस्ट रिलीज होता है। सबसे पहला सोर्स है रेजिडेंशियल एरियाज। रेजिडेंशियल मतलब कि जो म्यूनिसिपल एरियाज है जहाँ पे घर हैं बने हुए, तो उन कॉलोनीज को, उन एरियाज को आप रेजिडेंशियल एरियाज बोलते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। इट कैन बी अ बिल्डिंग, इट कैन बी अ होल कॉलोनी, इट कैन बी अ फ्लैट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो रेजिडेंशियल एरिया से जो रिलीज होता है उसको वेस्ट वाटर, उसको सीवेज बोला जाता है, सीवेज वाटर बोला जाता है, डोमेस्टिक सीवेज उसको बोला जाता है। और क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है और वेस्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है। दैट्स वाई इसको ब्लैक वाटर भी बोला जाता है। सीवेज वाटर जो होता है ना, दो तरीके की कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, ब्लैक वाटर एंड ग्रे वाटर। वेस्ट वाटर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ब्लैक वाटर एंड ग्रे वाटर। तो मोर जिसमें ज़्यादा जो टॉयलेट से, सिंक से, बाथरूम से जो रिलीज़ हो रहा है वो सीवेज की कैटेगरी में आएँगे एंड दैट इज़ ब्लैक वाटर। और उसमें क्या होगा, ब्लैक वाटर में क्यों वो ब्लैक होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, इम्प्यूरिटीज़ ज़्यादा होंगी, ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा होगा, हार्मफुल ई कोलाई की जो ई कोलाई इज़ अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया दैट फाउंड इन आवर गट। सो ई कोलाई का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो एक तरीके से यू कैन से क्वांटिटी है वो ज़्यादा अमाउंट में होगी। तो ये टर्न कर देता है वाटर को ब्लैक कलर में, तो दैट्स वाई इसको ब्लैक वाटर बोला जाता है। और इसमें मेनली क्या होता है, एक्सक्रीटा। एक्सक्रीटा मतलब कि जो ह्यूमन बॉडी से फीकल मैटर या वेस्ट जो रिलीज हो रहा है, यूरिन है, स्टूल पास जो हो रहा है, वो सब एक्सक्रीटा में आता है। और साथ ही साथ इसमें ग्रे मैटर भी सस्पेंडेड होगा। सेकंड वन जो हमारा वेस्ट आता है वो आता है कमर्शियल एरिया से। कमर्शियल यू कैन से कि जो भी शॉप्स वगैरह हैं, ऑफिसेज हैं, रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, तो ये सब कमर्शियल एरियाज़ है। तो यहाँ से जो वेस्ट वाटर रिलीज़ हो रहा है दैट कंटेन फैट, ऑयल, क्योंकि रेस्टोरेंट से आ रहा है, कैफ़ेज़ से आ रहा है, तो दैट इज़ मोर ऑफ दैट कंटेन ऑर्गेनिक पार्ट, फैट्स एंड ऑयल एंड मे बी रिमूव्ड यूजिंग अ ग्रीस ट्रैप्ड। और ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि ये एक तरीके से फैट है, ऑयल है, तो वाटर से के कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी लो होती है, तो ऑयल ऊपर आ जाता है, तो हम इसको ग्रीस ट्रैप से रिमूव भी कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ जो कि मेन है, इम्पोर्टेंट है, जहाँ से मोस्ट ऑफ द जो लिक्विड वेस्ट है वो रिलीज़ होता है इफ्लुएंट की फॉर्म में। सो दैट इज़ इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जो कंपोजिशन है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर का वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ इंडस्ट्री पे। इससे पहले भी हमने जब सॉलिड वेस्ट पढ़ा था तो हमने वहाँ पे बात की थी कि अलग-अलग इंडस्ट्री जो है अलग-अलग तरीके का वेस्ट रिलीज़ करती है। तो उसी तरीके से सेम गोज़ विद द लिक्विड वेस्ट। डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री डिफरेंट तरीके का वेस्ट जो है रिलीज़ करेगी। अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल के तौर पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो वहाँ से जो वेस्ट रिलीज़ होगा इट इज़ मोर ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट या ऑर्गेनिक वेस्ट वहाँ से रिलीज़ होगा।
अगर मैं बात करूँ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, सो वहाँ से जो वेस्ट रिलीज़ होगा दैट इज़ मोर ऑफ केमिकल वेस्ट। या अगर मैं फर्टिलाइज़र मेकिंग इंडस्ट्री की बात करूँ तो वहाँ से जो वेस्ट रिलीज़ होगा दैट इज़ मोर ऑफ इनऑर्गेनिक वेस्ट या यू कैन से कि केमिकल वेस्ट। अगर मैं बात करूँ न्यूक्लियर पावर प्लांट की, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से होगा रेडियो एक्टिव वेस्ट रिलीज़। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंडस्ट्री उस तरीके का ही वेस्ट वहाँ से रिलीज़ होगा जिस तरीके का वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही होगी। जिस तरीके का रॉ मटेरियल वहाँ पे यूज़ होगा। सो मेन रॉ मटेरियल है दैट इज़ यूज़्ड और उसी तरीके का वेस्ट वहाँ से रिलीज़ होगा। जिस तरीके की प्रोसेस वहाँ पे अंडरटेकन होंगे उसी तरीके का वेस्ट रिलीज़ होगा। वेस्ट वाटर फ्रॉम द फैसिलिटीज़ दैट मेक फूड प्रोडक्ट विल नॉट बी हार्म टू ह्यूमन। अब जैसे कि हम बात करें कुछ फैक्ट्रीज़ या कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज़ क्या करती है, फूड प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती हैं। तो वहाँ से जो वेस्ट रिलीज़ हो रहा है ऑब्वियस सी बात है दैट इज़ मोर ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो वो कहीं न कहीं डिग्रेड हो जाएगा। इट इज़ नो लॉन्गर हार्मफुल टू ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। बट जो इंडस्ट्री केमिकल कंपाउंड्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं या केमिकल्स मैन्युफैक्चर कर रही है, फर्टिलाइज़र्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं, तो वो इंडस्ट्री से जो वेस्ट रिलीज़ होगा या वहाँ से जो भी प्रोसेसेस हो रही हैं, वहाँ की जो प्रोसेसेस से वेस्ट रिलीज़ होगा दैट इज़ मोर ऑफ हैज़ार्डियस एंड दैट इज़ पोटेंशियली हार्मफुल टू मैनकाइंड एज़ वेल एज़ दैट एनवायरनमेंट। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो है विच कंटेन हैज़ार्डस सब्सटेंस, हैज़ार्डस मतलब घातक, खतरनाक, हार्मफुल। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जिसमें हैज़ार्डस सब्सटेंस होते हैं दैट मस्ट बी ट्रीटेड। अब जो इंडस्ट्री जैसे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग है, फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या न्यूक्लियर पावर प्लांट से, तो इनसे जो भी इफ्लुएंट रिलीज़ होता है या जो भी वेस्ट रिलीज़ होता है दैट शुड बी ट्रीटेड। उसको ट्रीट करने के बाद ही हमें एनवायरनमेंट में उसको एक तरीके से एनकाउंटर करना चाहिए। और वहाँ से जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है उसको सबसे पहले रिमूव कर देना चाहिए वेस्ट वाटर से डिस्चार्ज करने से पहले एनवायरनमेंट में। वेस्ट वाटर को एनवायरनमेंट में डिस्चार्ज करने से पहले उसमें जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस है उनको रिमूव कर देना चाहिए। सो इट दिस इज़ इट अबाउट कि दीज आर द सोर्सेज रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल। सो यहाँ से लिक्विड वेस्ट मेनली रिलीज होता है, दीज आर द सोर्सेज। फिर अगर हम बात करें स्टॉर्म वाटर की, स्टॉर्म वाटर इज़ बेसिकली जो रेन आती है और स्टॉर्म आता है और जो भी रेन आती है, तो रेन अपने साथ जो भी सारी चीज़ें आसपास की जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं और आसपास की जो चीज़ें हैं उसको बहा के अपने साथ ले जाती है एंड देन वो रिवर वाटर बॉडीज़ में एक तरीके से मिल जाता है, तो उस वाटर को आप स्टॉर्म वाटर की कैटेगरी में रखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्टॉर्म वाटर। that is categorized in the category of storm water. So it is a source of liquid waste obviously क्योंकि storm water जो है it refers to rain water more of अगर स्नो मेल्ट हुई है या जो भी रेन आई है और वो सरफेस पे रन ऑफ करके एक तरीके से हम इसको इस तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं। If we talk about storm water, ओके, फॉर एग्जाम्पल कि ये कोई लोकेलिटी है और यहाँ से रेन फॉल हुआ है या स्नो मेल्ट हुई है, तो अब ये पानी जो जाएगा इस सरफेस पे जाएगा और इस सरफेस पे जो भी इम्प्यूरिटीज़ हैं या सरफेस पे जो भी चीज़ें हैं आसपास की, ये रेन वाटर उनको रन ऑफ की फॉर्म में बहा के ले जाएगा और फर्दर ये रेन वाटर जो है रिवर्स में या एक तरीके से स्ट्रीम्स में और आसपास के जो क्रीक्स है उसमें मिल जाएगा। तो कहीं न कहीं इसको इसको आप स्टॉर्म वाटर बोलते हो एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ वेस्ट क्योंकि इसमें सारी इम्प्यूरिटीज़ मिल गई हैं। इट इज़ नो लॉन्गर यूज़फुल फॉर अस। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ वेस्ट एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ लिक्विड वेस्ट। दिस इज़ नाउ मूविंग ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड वेस्ट। क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक है, किस तरीके का लिक्विड वेस्ट होता है? अकॉर्डिंग टू द फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक लिक्विड वेस्ट की अलग-अलग तरीके से हमने इसको कैरेक्टरिस्टिक अलग-अलग तरीके से हम इसकी पढ़ेंगे कि सॉलिड टेम्परेचर और ऑर्डर डिपेंडिंग ऑन द कि फिज़िकल इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती हैं। अगर लिक्विड वेस्ट है तो क्या उसकी फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक होंगी? क्या उसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा और क्या उसकी बायोलॉजिकल एंटाइटीज़ उसमें प्रेज़ेंट होंगी। तो अगर मैं बात करूँ फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक की तो सॉलिड की अगर मैं बात करूँ देयर में बी सेटलेबल सॉलिड एंड देयर में बी सस्पेंडेड सॉलिड। जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया है
कि जो वेस्ट वाटर है उसमें सम अमाउंट में क्या सॉलिड प्रेजेंट होता है, और वो सॉलिड क्या होता है, सस्पेंडेड होता है। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ लिक्विड वेस्ट ना, तो मेन जो मीडियम है वो लिक्विड होगा। बाकी ऐसा नहीं है कि उसमें सॉलिड प्रेजेंट नहीं होगा। अगर स्ट्रॉन्ग वाटर बह के आया है तो उसमें बहुत सारे सॉलिड वो सस्पेंड करके ले जाएगा, है ना? पर मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, मेन जो कंपोनेंट होता है वो लिक्विड होता है। तो सॉलिड जो है 2 तरीके के इसमें होंगे। एक तो होता है सेटलेबल सॉलिड। सेटलेबल सॉलिड मतलब जिनकी डेंसिटी, जिनका घनत्व ज़्यादा है, तो वो जो है वो पानी में नीचे बैठ जाएँगे। तो ये लिक्विड वेस्ट के बॉटम पे आपको मिलेंगे या कंटेनर के बॉटम पे आपको मिलेंगे। इन्हें सेटलेबल सॉलिड बोला जाता है। सेकंड वन है सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का मतलब है जो झूलते हुए रहते हैं। अगर हम ग्लास की बात करें, उसमें पानी भरा हुआ है, तो जो इसमें सस्पेंडेड रहेंगे, अम जो सॉलिड इसके अंदर सस्पेंडेड रहेंगे, उन सॉलिड को आप क्या बोलोगे? सस्पेंडेड सॉलिड। और जो सॉलिड नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे क्योंकि उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है, तो उनको आप बोलोगे सेटलेबल सॉलिड। तो दीज आर सेटलेबल एंड दीज आर सस्पेंडेड सॉलिड। सो सस्पेंडेड सॉलिड कैरिड अलोंग विद द फ्लो ऑफ लिक्विड। अब क्योंकि सस्पेंडेड है तो जिधर भी लिक्विड का फ्लो जाएगा या जिधर भी पूरा वाटर जाएगा, तो ये वाटर के साथ एक तरीके से मूव कर जाते हैं। सो दे कैन बी मेजर्ड बाय फिल्टरिंग आउट। फिल्टर करके हम इन्हें मेजर कर सकते हैं। तो ये तो हो गई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात, यानी कि जो हमारा लिक्विड वेस्ट है उसमें कोई ऐसी एंटाइटी जिसको आप टच कर सके, फील कर सकें, दैट इज एक तो सॉलिड हो गए, सेटलेबल और सस्पेंडेड हो गए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर इज अ काइंड ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। यू कैन डिप योर हैंड इन द रिवर एंड यू कैन फील द टेम्परेचर, है ना? सो दैट इज वेस्ट वाटर की। अगर मैं बात करूँ तो दे आर जनरली वार्मर। गर्म होते हैं वेस्ट वाटर। क्यों? अपने एम्बिएंट टेम्परेचर से गर्म होता है। क्यों? क्योंकि वेस्ट वाटर की अगर हम बात करें तो वेस्ट वाटर ही वो वेस्ट इसलिए है क्योंकि उसमें अदर कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो गए हैं, उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ गई है, उसमें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वेस्ट बढ़ गए हैं। तो वो जो भी चीज़ें उसमें घुली हैं, वो उसकी एनर्जी को एक तरीके से इंक्रीज कर देती हैं। उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है, तो वो उसकी एनर्जी को एकदम से बढ़ा देता है। और वो पानी को क्या कर देता है, उसके एम्बिएंट एम्बिएंट मतलब जो जनरल उसका टेम्परेचर था उससे उसको गर्म कर देता है। तो जनरली जो वेस्ट वाटर होगा वो गर्म होगा, टेम्परेचर थोड़ा उसका ज़्यादा होगा। अगर हम बात करें ऑर्डर की, ऑर्डर इज बेसिकली हम स्मेल की बात कर रहे हैं, गंध जिसे बोलते हैं स्मेल। उसमें स्मेल कैसी है? तो वेस्ट वाटर जो है कैन हैव एन ऑर्डर। एक स्मेल उनमें होती है, एक बदबू बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं। उनमें ऑर्डर, बैड ऑर्डर एक तरीके से उसमें होगी, यूजुअली ड्यू टू द जनरेशन ऑफ गैसेस। क्यों होगी? क्योंकि वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, मोस्टली ऑर्गेनिक कंटेंट प्रेजेंट होता है। और जब माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी तो वहाँ से गैसेस भी रिलीज होंगी, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, तो इन सब का जनरेशन वहाँ से होगा। तो इन गैसेस के जनरेशन की वजह से उसमें एक बदबू की स्मेल जो है वहाँ से आती है। ये किसकी वजह से होता है? बायोडिग्रेडेशन की वजह से होता है वेस्ट वाटर में। बायोडिग्रेडेशन क्या होता है? बायोडिग्रेडेशन होता है डिकम्पोजिशन किसका? ऑर्गेनिक मैटर का। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बायोडिग्रेडेबल मैटर ही बायोडिग्रेड होगा ना। तो बायोडिग्रेडेशन जो है वो ऑर्गेनिक मैटर यानी कि बायोडिग्रेडेबल मैटर का होता है। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। बैक्टीरिया के अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंजाई भी हो सकता है। दैट इज सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू बायोडिग्रेडेशन की वजह से उसमें गैसेस रिलीज होती है, गैसेस की वजह से उसमें बदबू आती है। सो दिस इज इट अबाउट द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम बात करें केमिकल कैरेक्टरिस्टिक की लिक्विड वेस्ट की, सो सबसे पहले केमिकल में आता है ऑर्गेनिक मैटर। तो जो हमारा लिक्विड वेस्ट होता है उसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन है, मेनली कार्बन है। सो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बीओडी इसको बोला जाता है। सो बीओडी टेस्ट में भी टेक अप टू 5 डेज। 5 दिन तक हम 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रख के बीओडी टेस्ट करते हैं। फिर एक आता है हमारा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको सीओडी बोला जाता है, जो कि 2 घंटे का इसका टाइम ड्यूरेशन कम होता है। 2 घंटे में हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं सीओडी कितना है वाटर में, वेस्ट वाटर में। सीओडी टेंड्स टू हैव ग्रेटर रिजल्ट देन बीओडी। अच्छा, ये क्वेश्चन नेट में पूछा जा चुका है कि रिजल्ट किसके एक तरीके से रिजल्ट किसका यू कैन से ट्रस्टवर्दी या कारगर या ओवरऑल जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बीओडी सही होता है। अगर हम टेस्ट करें वेस्ट वाटर का तो बीओडी करना चाहिए कि सीओडी करना चाहिए? तो सीओडी जो है वो हायर रिजल्ट देता है कंपैरिजन टू बीओडी, क्योंकि बीओडी में सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर ही एक तरीके से मेजर हो सकता है, जबकि सीओडी में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक दोनों तरीके का मैटर जो है मेजर हो सकता है। तो सीओडी इज मोर लाइक बेनिफिशियल।
क्योंकि केमिकल प्रोसेस कैन ऑक्सीडाइज मोर मटेरियल देन द बायोलॉजिकल प्रोसेस, क्योंकि सीओडी में क्या होता है, सीओडी का जैसे नाम ही बता रहा है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है ना, और बीओडी का नाम क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, जो केमिकल प्रोसेसेस है, वो ज़्यादा मटेरियल को ऑक्सीडाइज करते हैं रादर देन बायोलॉजिकल जो प्रोसेसेस चल रही हैं उनके कंपैरिजन में। ओके, सो ये तो था हमारा बीओडी के बारे में और सीओडी के बारे में कि कौन सा टेस्ट हमें परफॉर्म करना चाहिए। बट इफ़ वी टॉक अबाउट बीओडी कि होता क्या है बीओडी, और जब हमने बोला कि इट इज़ इम्पोर्टेंट, सो व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, सो इसको देख लेते हैं। ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, तो बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब कि इसमें कोई तो बायोलॉजिकल एंटाइटी मौजूद है। मतलब कोई बायोलॉजिकल एंटाइटी मतलब कोई बायोटा या कोई लाइफ से रिलेटेड ये प्रोसीजर यहाँ पे, लाइफ से रिलेटेड कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है, मतलब किसी के अंदर लाइफ है, दैट ऑर्गेनिज्म परफॉर्म समथिंग एंड तब ये प्रोसेस चल रही है। तो येस, दैट ऑर्गेनिज्म परफॉर्म दिस प्रोसेस एंड दैट ऑर्गेनिज्म इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया जो कि बायोडिग्रेडेशन में हेल्प करते हैं, बायोडिग्रेडेशन में काम आते हैं। वहीं बायोलॉजिकल प्रोसेस या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड उनसे ही एसोसिएटेड है। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? इट इज़ अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिक्वायर्ड बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर। अब इसको हम सिंपल से ऐसे समझते हैं कि 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, तो उस ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जितनी भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, उसको आप बोलते हो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल क्यों बोला? क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड पड़ रही है किसको? बायोलॉजिकल यानी बायो ऑर्गेनिज्म। बायो कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पड़ रही है ऑक्सीजन की डिमांड। क्यों पड़ रही है? क्योंकि उसको ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करना है। क्यों करना है उसको ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड? क्योंकि वो जब ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करेगा तो वही उसका खाना है और वहीं पे उसको एनर्जी मिलेगी। सो दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो बेसिकली कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है बैक्टीरिया को, किसको? बैक्टीरिया को क्या करने के लिए? ब्रेक डाउन करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर को, जो कि प्रेजेंट है कहाँ पे? वेस्ट वाटर में। क्योंकि वेस्ट वाटर में, अच्छा, ये जो वेस्ट वाटर है ये क्यों ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड कर रहा है इसमें बैक्टीरिया? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वेस्ट वाटर कहाँ से आ रहा है? वेस्ट वाटर टॉयलेट से, सिंक से, बाथरूम से आ रहा है, और यहाँ से जनरली जो वेस्ट रिलीज होता है वो कैसा वेस्ट रिलीज होता है? ऑर्गेनिक वेस्ट रिलीज होता है। तो इसलिए उसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट होता है, हालांकि उसमें इनऑर्गेनिक भी प्रेजेंट होता है, बट मोस्ट ऑफ द अमाउंट में ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट होता है, तो इसलिए वहाँ पे बैक्टीरियल डिग्रेडेशन होता है। तो जितनी भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसको रिक्वायर्ड होगी ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए वाटर में, उसको बोला जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब जो बीओडी है ना, इसको एक बार थोड़ा सा मैं रफ कर देती हूँ यहाँ से। बीओडी जो है एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर भी है। बीओडी जो है बहुत इम्पोर्टेंट एक तरीके से संकेत देता है ये कुछ वाटर में कुछ चीज़ों को लेके। एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है ये वाटर में, वाटर क्वालिटी को लेके। सो बीओडी इज़ लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर क्वालिटी। क्यों? क्योंकि अगर बीओडी ज़्यादा है तो वाटर की क्वालिटी उतनी ही लाइक डिग्रेड है, मतलब वाटर उतना ही गंदा है। सो इस तरीके से वाटर की क्वालिटी का एक तरीके से इंडिकेटर है, स्पेशली वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। जब हम इसको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो वाटर क्वालिटी की हम वहाँ पे बात करते हैं, तो वहाँ पे एक इंडिकेशन के तौर पे ये काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि अगर मैं बात करूँ वाटर की क्वालिटी की, तो वाटर की क्वालिटी कब अच्छी होगी? जब वो गंदा नहीं होगा पानी, यानी कि जब उसमें ऑर्गेनिक मैटर कम है, और ऑर्गेनिक मैटर कम होने का मतलब क्या है? कि बीओडी उसकी क्या होगी? कम होगी, है ना? बीओडी अगर ज़्यादा है तो वाटर क्वालिटी क्या है? मतलब डिग्रेड है, यानी कि वाटर की क्वालिटी खराब है, वाटर साफ नहीं है। अगर बीओडी कम है तो मतलब वाटर की क्वालिटी अच्छी है, मतलब उसमें ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट उतना ही कम है। तो ये वाटर की क्वालिटी को इस तरीके से इंडिकेट करता है। क्योंकि ये बीओडी डायरेक्टली डायरेक्टली क्या बताता है? बीओडी बताता है कि उसमें कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, मतलब कितनी गंदगी प्रेजेंट है ना? जितनी ज़्यादा गंदगी तो वाटर की क्वालिटी उतनी ही खराब, और जितनी कम गंदगी वाटर की क्वालिटी उतनी ही अच्छी। दैट इज ओके। नाउ मूविंग ऑन टू, इसको रफ कर देते हैं, सॉरी। इसको
So I hope this concept is like clear to you. Now moving on to the next thing, that is एक बार COD के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं. सो अगर हम बात करें COD की, तो दिस इज नोन एज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. तो अब इसमें भी ऑक्सीजन डिमांड है ना, तो इन दो टर्म्स पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है. तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिक्वायर्ड टू केमिकली ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर इन द वाटर. तो पानी में जो है, जैसे मैंने बताया, वेस्ट वाटर में मेनली ऑर्गेनिक प्रेजेंट होता है. बट वट अबाउट द इनऑर्गेनिक? अब ऑर्गेनिक को तो मान लिया कि आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें थे, उसने डिग्रेड किया, तो ऑर्गेनिक मैटर तो डिग्रेड हो गया. बट वट अबाउट द इनऑर्गेनिक मैटर? सो कितने केमिकल या कितने ऑक्सीजन की डिमांड पड़ रही है, कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिक्वायर्ड टू केमिकली ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर एंड इनऑर्गेनिक मैटर. तो जितनी भी ऑक्सीजन की डिमांड है, जितनी भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है केमिकली ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर को और इनऑर्गेनिक मैटर को जो कि वाटर में प्रेजेंट है, उसको बोला जाता है सीओडी, यानी कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. तो ये केमिकल फिनोमिना है, क्योंकि इसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज नहीं हो रहा है. तो अच्छा, अब आप खुद ही बताइए कि बीओडी ज़्यादा कारगर है या सीओडी? ऑब्वियसली सीओडी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है और इनऑर्गेनिक मैटर को भी, जबकि यहाँ पे सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज हो रहा था, है ना. दूसरी बात कि जितना जल्दी, ये तो 2 आवर्स में हमें रिज़ल्ट दे दे रहा है और ये 5 दिन में रिज़ल्ट दे रहा था, इसलिए भी ये सीओडी लाइक बेटर है. तीसरा कि जितना हमारा जल्दी एक तरीके से बायोलॉजिकल, जितना जल्दी केमिकली चीज़ें ऑक्सीडाइज़ हो सकती हैं ना, जितना जल्दी केमिकली चीज़ें एक तरीके से ऑक्सीडाइज़ होके ब्रेक डाउन हो सकती है, उतना जल्दी बायोलॉजिकली नहीं हो रही है ना? तभी इसमें 5 दिन लग रहे हैं और इसमें 2 घंटे लग रहे हैं. तो दैट्स व्हाई सीओडी इज़ व्हाट? सीओडी इज़ मोर लाइक potential, have more potential, that give higher result. Okay. सो नाउ मूविंग ऑन टू द इनऑर्गेनिक मटेरियल. जैसे हमने बात की कि जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है. बट व्हाट अबाउट द इनऑर्गेनिक मटेरियल? तो वेस्ट वाटर में कुछ ऐसा मटेरियल भी प्रेजेंट होता है जिसमें कार्बन कंटेंट प्रेजेंट नहीं होता है. इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम कार्बन और भी चीज़ें प्रेजेंट होती है, जैसे कि अमोनिया. अमोनिया में कहीं भी कार्बन नहीं है ना. तो दैट अमोनिया इज व्हाट? इनऑर्गेनिक केमिकल दैट इज प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर और इज प्रेजेंट इन ह्यूमन एनिमल एक्सक्रीटर. ये भी कहा, हमारी बॉडी में ही अमोनिया एक तरीके से यूरिया है, जो यूरिन होता है, तो वहाँ से हमारे एक्सक्रीटा से ही एक तरीके से ये रिलीज होता है अमोनिया. एंड दैट इज अ काइंड ऑफ इनऑर्गेनिक वेस्ट. सो अमोनिया इज ब्रेक डाउन इन द environment by natural process and it release into the river and it is converted by the action of bacteria to nitrate. अब होता क्या है कि अमोनिया जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ब्रेक डाउन हो जाता है और रिवर में चला जाता है ना. बट इट इज़ कन्वर्टेड, ये जो अमोनिया है वो बैक्टीरिया के थ्रू, जो कि आपने नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ा होगा, सूडोमोनास और ये अमोनिफिकेशन जो होता है, तो उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं, तो बैक्टीरिया के थ्रू ये अमोनिया जो है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है. एंड देन नाइट्रेट जो है वो एक तरीके से यूजेबल फॉर्म है नाइट्रोजन की, जो कि प्लांट एक तरीके से कंज्यूम करते हैं. सो अब जो नाइट्रेट है वो लेस हार्मफुल है, क्योंकि वो कंज्यूमेबल फॉर्म हो गई ना प्लांट के लिए, तो प्लांट उसको अपटेक कर लेते. तो अमोनिया क्या था? अमोनिया तो हार्मफुल था, बट नाइट्रेट में ब्रेक डाउन हो तो नाइट्रेट हार्मफुल नहीं है. दैट इज अदर एग्जाम्पल. अगर मैं बात करूँ इनऑर्गेनिक केमिकल की वेस्ट वाटर में, वो होता है क्लोराइड, सीएल, है ना. अब क्लोराइड जो है कहाँ से आता है? वो NaCl यानी कि क्लोरीन से आता है ना. MgCl, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, ये आपका सोडियम क्लोराइड. उसी तरीके से फॉस्फेट्स के सॉल्ट आते हैं जो कि केमिकल फर्टिलाइजर से रिलीज होते हैं. केमिकल फर्टिलाइजर्स में हम फॉस्फोरस का यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट में बताया था, NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, दीज आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट. तो वहाँ से फर्टिलाइजर से फॉस्फेट रिलीज होता है, ह्यूमन वेस्ट से फॉस्फेट रिलीज होता है. और इसके अलावा जो है, जो कि माइनिंग ऑपरेशन से जो भी मेटल के कंपाउंड रिलीज होते हैं, वो सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? इनऑर्गेनिक केमिकल की कैटेगरी में आते हैं, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वेस्ट वाटर. अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक की, कि ये वेस्ट वाटर, लिक्विड वेस्ट की बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगी, यानी कि क्या-क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रेज़ेंट होंगे, क्या-क्या उसमें फ़ोना प्रेज़ेंट होंगी, कौन-कौन से बायोटा उसमें एग्ज़िस्ट कर रही है. सो लिक्विड वेस्ट जो है वो डिफरेंट टाइप के, ऑब्वियस सी बात है, इसमें बैक्टीरिया पनप जाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा प्रेज़ेंट होता है इसमें, तो बहुत सारे बैक्टीरिया, इसके अलावा और भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, जो कि ह्यूमन वेस्ट से रिलीज़ होते हैं. जैसे ई. कोलाई
कोलाई हमारे गट में प्रेज़ेंट होता है, तो वो ह्यूमन वेस्ट में ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया है जैसे, इट्स अ क्लास ऑफ लाइक फीकल बैक्टीरिया। तो ह्यूमन वेस्ट से जो बैक्टीरिया आते हैं वो एक तरीके से वेस्ट वाटर में प्रेज़ेंट होते हैं, तो इट्स अ लाइक बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड वेस्ट। सो मैनी ऑफ दीज़ बैक्टीरिया आर बेनिफिशियल, इसमें से कुछ तो बेनिफिशियल होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिग्रेडेशन के लिए, तो इसलिए वो बेनिफिशियल हुए, जो कि क्या कर रहे हैं, बीओडी, है ना? बीओडी के थ्रू वो क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड कर रहे हैं, है ना? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, एक ऑक्सीजन लेके वो डिग्रेड कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर को। तो कुछ तो क्या होंगे हमारे लिए यूज़फुल होंगे, है ना? बट कुछ क्या होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। अच्छा, पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है? पैथोजेनिक मतलब होता है डिज़ीज़ कॉज़िंग। जो डिज़ीज़ कॉज़ करते हैं उनको पैथोजेंस बोला जाता है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया बोला जाता है, जो कि वेस्ट वाटर में प्रेज़ेंट होते हैं। सो दैट इज़ अच्छा। अगर हम बात करें क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक, अगर हम बात करें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर, okay, in the context of quantity of organic matter in liquid waste we can refers to biological oxygen demand gas, जो कि आपको बता दिया कि क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट कितना है लिक्विड वेस्ट में, उसको हम कैसे पता लगा सकते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी तो मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट ज़्यादा है, मतलब क्वालिटी उसकी डिग्रेड है, ठीक है? तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है एक इंपॉर्टेंट मेजर है किसका, पोल्यूटिंग पोटेंशियल का, कितना वाटर की क्वालिटी अच्छी है या ख़राब है, या फिर कितना वो पोल्यूट हुआ हुआ है। सो ये सब आप किससे पता लगाते हो, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें मेथड्स टू डील विद लिक्विड वेस्ट, सो व्हाट आर सम मेथड्स कि जिससे हम लिक्विड वेस्ट से डील करें या लिक्विड वेस्ट को मैनेज करें या उसको ट्रीट करें। तो क्या क्या मेथड हो सकते हैं, तो ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, सीवेज मतलब वही लिक्विड वेस्ट जो कि डोमेस्टिक एरियाज, म्यूनसिपल एरिया से रिलीज हो रहा है। सो उस सीवेज को ट्रीट करने के लिए हमारे पास मॉडर्न टेक्निक इन्वॉल्व है 3 स्टेप्स में। सबसे पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शियरी ट्रीटमेंट। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या-क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट में चीज़ें आ रही हैं, क्या सेकेंडरी में आ रही है और क्या टर्शियरी में आ रही है। अगर मैं प्राइमरी ट्रीटमेंट की बात करूँ तो मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब है सबसे फर्स्ट, सेकेंडरी का मतलब है सेकंड और टर्शियरी का मतलब है थर्ड ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, जैसे ही जो भी वेस्ट वाटर आ रहा है तो उसमें से हम सॉलिड्स को रिमूव करते हैं सबसे पहले, क्योंकि मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो लिक्विड, उसके अंदर सॉलिड सस्पेंडेड है, जैसे मैंने आपको बताया इन टू फॉर्म्स। सबसे पहला है सस्पेंडेड और दूसरा है सेटलेबल। तो उन सॉलिड्स को सबसे पहले हम रिमूव करते हैं। सीवेज को पास कराया जाता है ग्राइंडिंग मैकेनिज्म से, या एक मैकेनिकल यू कैन, बार स्क्रीनर्स होते हैं, बार स्क्रीनर से सीवेज को पास कराया जाता है और उसमें जो है बड़े बड़े यू कैन से दैट बार्स लगे होते हैं जो कि सॉलिड्स को क्या कर देते हैं, फिल्टर आउट कर देते हैं, है ना? फिर उसके बाद उसको सेटलिंग चैम्बर्स में सेटल कराया जाता है और उसमें लाइम ऐड किया जाता है, चूना ऐड किया जाता है, ताकि उसको न्यूट्रलाइज़ कर दिया जाए, है ना? एसिडिक नाउ, इट इज़ नो लॉन्गर लाइक रिमेन एसिडिक। न्यूट्रलाइज्ड सीवेल जो है स्टिल कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया और नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने आपको बताया कि बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी होंगे, पैथोजेंस भी होंगे, नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म भी होंगे। सो उससे पहले उसको न्यूट्रलाइज़ करा दिया जाता है, लेकिन स्टिल उसमें अभी भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अभी भी हैं जो कि सस्पेंडेड हैं उसमें, और अभी भी बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है जो कि फ़िल्टर आउट नहीं हुआ है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में तो हम जितने भी, जैसे ग्लास है, कंक्रीट है या ग्रिट है, और जो भी ऐसी पेपर्स है, तो जो भी क्लॉथ्स हैं, सो जितने भी सेटलेबल और सस्पेंडेड जितने भी रिमूव हो सकते हैं उन सॉलिड्स को हम रिमूव कर देते हैं। बट इसके अलावा अभी भी इसमें सस्पेंडेड और फाइन जो ऑर्गेनिक मैटर है वो भी रह गया है। तो फिर हम इसे लेके जाते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट की तरफ। सो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में दीज न्यूट्रलाइज इफ्लुएंट आर पास थ्रू अ रिएक्टर कॉल्ड स्लज। तो हम एक स्लज रिएक्टर में उसको पास कराते हैं। इस रिएक्टर में क्या होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया इसको डिग्रेड करते हैं। अब जितना भी, क्योंकि हमने क्या किया कि जो भी रिमूवेबल या जो भी आपका रिमूवेबल सॉलिड्स थे उनको तो रिमूव कर दिया है, बट कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं ना कि जो बहुत फाइन है, तो जब हम उनको एक तरीके से टैंक को रिमेन रख देते हैं, स्टिल रख देते हैं, तो जो भी सेटलेबल सॉलिड है वो नीचे बैठ जाते हैं, और जब वो नीचे बैठ जाएँगे तो उनको हम स्लज रिएक्टर में एक तरीके से लाइक फ़िल कर देते हैं, स्लज रिएक्टर में उनको फ़िल कर देते हैं।
अब इस रिएक्टर में स्लज रिएक्टर होता है बंद। स्लज रिएक्टर में क्या होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया उसको डिग्रेड करता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर है ना। एनारोबिक क्यों? क्योंकि एनारोबिक बैक्टीरियाज वो होते हैं जो कि एयर की एब्सेंस में काम करते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करते हैं। तो जब हमने इसको क्लोज कर दिया तो अब यहाँ पे कैसी कंडीशन क्रिएट होगी, ऑक्सीजन डिवॉइड हो गया है, ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया इसको डिग्रेड करते हैं और जो भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में द फाउल ओडर, अब क्योंकि एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो रहा है तो मीथेन गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। सो इस प्रोसेस में क्या होता है, बहुत ही फाउल ओडर रिलीज होती है, मतलब बदबू आती है, जो गैसेज रिलीज होती है तो बहुत बदबू आती है। मेनली क्या रिलीज होती है, मीथेन रिलीज होती है। ये हमने मिथेनोजेनेसिस बैक्टीरिया के बारे में जो पढ़ा था, मिथेनोजेंस पढ़ा था और मिथेनोजेनेसिस पढ़ा था, वहां पे भी हमने पढ़ा था कि मीथेन गैस रिलीज होती है, ठीक है। और सीवेज को कन्वर्ट किया जाता है क्लीन वाटर में। मीथेन गैस रिलीज हुई, सीवेज को हमने एक तरीके से रिमूव कर दिया, फिर स्लज को रिमूव कर दिया, सॉरी, जो भी डिग्रेड मटेरियल हुआ स्लज को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो इस वाटर को फिर से सेंड किया जाता है, जो ऊपर वाटर, मतलब जो भी स्लज, इस टैंकर में हम स्लज को लेके गए, डिग्रेडेशन हुआ, तो जो भी ऊपर वाटर था ना उसको हम एक तरीके से हमने रिमूव किया, और जो भी वाटर था उसको हम एरिएशन टैंक में फिल कर देते हैं। उसको हमने एरिएशन टैंक में फिल किया। एरिएशन टैंक में हम क्या देंगे, एयर देंगे, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो एरिएशन बोला है। तो एरिएशन टैंक में हम एयर की अवेलेबिलिटी रखते हैं। तो एयर जो होता है वो क्या करता है, एयर के थ्रू अब बैक्टीरिया यहाँ पे जन्म लेंगे। कौन से बैक्टीरिया, एयर की प्रेजेंस में कौन से बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया। तो एरोबिक बैक्टीरिया अब यहाँ पे ग्रो करेंगे। अब एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, इसमें जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है अगर बच गया है तो उसको क्या करेंगे, डिग्रेड करना स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है बायोलॉजिकल या सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को ध्यान रखेंगे, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम कहीं न कहीं बायोलॉजिकल एंटाइटीज़ यानी माइक्रो ऑर्गेनिज़्म, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनरोबिक हो, उनका इंट्रोडक्शन कराते हैं। तो वो बायोलॉजिकल एंटाइटीज़ जो हैं वो कहीं न कहीं डिग्रेड करती है ऑर्गेनिक मैटर को, तो इसलिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोला जाता है। अब ये जो वाटर आ रहा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के रिज़ल्ट से, अभी भी ये हमारा कंप्लीटली साफ नहीं है। मतलब हम इसको ये नहीं बोल सकते कि हाँ, इसमें से ऑर्गेनिक मैटर कंप्लीटली डिग्रेड हो गया है और अब हम इसको लाइक वी कैन यूज इट या वी कैन लाइक रिलीज इट इन एनवायरनमेंट। अभी भी हम इसको कंप्लीटली नहीं बोलेंगे कि ये क्लीन है। तो फिर हम करते हैं टर्शरी ट्रीटमेंट, है ना। सो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए अभी ये अनफिट है, प्यूरिफिकेशन अभी इसका कंप्लीटली हुआ नहीं है, तो इसलिए हम इसे क्या करते हैं, टर्शरी ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाते हैं। तो टर्शरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, इसका करते हैं डिसइंफेक्शन। मतलब अब सिंपल सी चीज़ समझो, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमने बायोलॉजिकल एक तरीके से उसको बायोलॉजिकल एंटाइटीज़ को ग्रो कराया, और बायोलॉजिकल एंटाइटीज़ जो भी बैक्टीरिया थे, एरोबिक एरोबिक बैक्टीरिया जो भी थे, उन्होंने इससे यहाँ से इसको ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड किया। ऑर्गेनिक मैटर तो डिग्रेड हो गया है, उसकी तो स्लज बन गई है, वो तो सेटल डाउन हो गया, बट व्हाट अबाउट द एरोबिक बैक्टीरिया जो इसमें रह गए हैं। तो जो भी एक्सेसिव बैक्टीरिया या जो भी इसमें ग्रोथ हुई है या जो भी अदर बैक्टीरिया इसमें प्रेजेंट है, अब हम उनको उनको किल करेंगे, अब हमें उनको हटाना है। तो हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं, यानी कि इसमें से बैक्टीरियाज को रिमूव करने की प्रोसेस स्टार्ट होती है टर्शरी ट्रीटमेंट में। तो फाइनल ट्रेसेस ऑफ डिसइंफेक्शन बैक्टीरिया, एनी डिजोल्व ऑर्गेनिक सॉलिड्स आर रिमूव्ड। देन हम क्या करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं, यानी कि क्लोरीन गैस को पास कराते हैं, क्लोरीन का पाउडर इसमें डालते हैं, इवेपोरेशन हम करते हैं, एंड एक्सचेंज एब्जॉर्प्शन मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, वाटर को क्लीन करते हैं। अच्छा, वी नीड टू लुक एट द फॉलोइंग टर्म्स। इसमें कुछ टर्म्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, इनको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि डाइल्यूशन। सो डाइल्यूशन में क्या होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन इन नेचुरल वाटर डिकम्पोजेज द ऑर्गेनिक वेस्ट। डाइल्यूशन में क्या होता है, देखो, अब जैसे रिवर्स की हम बात करें तो आपने देखा होगा कि रिवर का वाटर बहुत साफ होता है, जो भी बहता हुआ पानी होगा वो साफ होगा। क्यों? रुका हुआ पानी जनरली क्या हो जाता है, जैसे हमने सुना है कि जो स्टेगनेंट वाटर होता है, रुका हुआ पानी होता है, उसमें मॉस्किटोज एक तरीके से पनप जाते हैं या जन्म ले लेते हैं, या बहुत सारे मॉस्किटो ग्रो हो जाते हैं, या वो सारी चीज़ें। क्यों? स्टेगनेंट है, एयर उसमें डिसॉल्व नहीं हो रही है। बट जो चलता हुआ पानी है, जो बहता हुआ पानी है, वो कहीं न कहीं क्लीन होता है। क्यों? क्योंकि जो भी
एटमॉस्फेयर की जो भी ऑक्सीजन है, वो ये अपने में क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। तो नेचुरल वाटर क्या करता है, ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से डिफ्यूजन के थ्रू, हायर कॉन्सेंट्रेशन से जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ऑक्सीजन जाएगी तो वो डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। तो डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वाटर में जाती है, नेचुरल वाटर में जाती है, और जब ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट होगी तो ऑटोमेटिकली एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो होंगे और ऑर्गेनिक वेस्ट क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। सो इस प्रोसेस को, ऑक्सीजन डिसॉल्व होने की प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, डाइल्यूशन बोलते हो। सो ये टर्म भी पूछी गई थी एक बार यूजीसी नेट में, टर्म दे दी गई थी और आपको जो है स्टेटमेंट दिया गया था, तो वहां से आपको फाइंड आउट करना था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। सो होता क्या है कि ऑर्गेनिक वेस्ट जो है वो डिकम्पोज होता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की वजह से। और अब क्या हुआ, वाटर क्लीन हो जाता है तो इजीली क्या हो जाती है, उसमें सनलाइट पेनिट्रेट हो जाती है। यही कारण है कि आपको रिवर का पानी साफ दिखता है और उसके नीचे जो पेबल्स हैं और जो सैंड है, जो पत्थर है और रेत है, वो भी इजीली आपको दिखती है, क्योंकि सनलाइट क्या करती है, आसानी से पेनिट्रेट करती है पानी में से, तो आपको आसानी से नीचे जो भी चीज़ें हैं वो दिख जाती है। इवन फिशेज वगैरह भी दिख जाती है। सो नेचुरल इकोसिस्टम इस तरीके से रिस्टोर हो जाता है। अगर हम बात करें मैकेनिकल ट्रीटमेंट की, मैकेनिकल ट्रीटमेंट मतलब जो कि मशीनरीज के थ्रू हो रहा है, तो मैकेनिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं हम, सीवेज को स्क्रीन्स जो हैं, फिल्टर्स जो हैं, ग्रिट चैम्बर्स, ये सब मशीनरीज है, फिल्टर्स है, बार स्क्रीनर्स है, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, बार स्क्रीनर कुछ इस तरीके के होते हैं, इस तरीके से। तो वाटर जो है इस तरीके से जाता है और यहाँ पे इस तरीके से ब्लेड्स लगे होते हैं, तो जितने भी सॉलिड मैटर होते हैं वो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, जितने भी सॉलिड मैटर होते हैं वो यहाँ पे रुक जाते हैं। तो इस तरीके की जो मशीनरी होती है उनको बार स्क्रीनर्स बोला जाता है। तो इस तरीके से फिल्टर्स होते हैं, ग्रिड चैम्बर्स होते हैं, सेडिमेंटेशन बेसिन्स होते हैं, टैंक्स होते हैं। तो ये सब मैकेनिकल ट्रीटमेंट के मेथड है। मशीनरीज के थ्रू हम क्या करते हैं, वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, जिसमें हम सस्पेंडेड जो भी पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, उनको सेटल डाउन कर, जैसे कि सेडिमेंटेशन टैंक है तो उसमें हम वाटर को अलाउ करते हैं कि वाटर रहे और उसमें जो भी सेटलिंग सॉलिड्स है वो सेटल डाउन हो जाए। अगर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें, सो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में सीवेज इज पास थ्रू ट्रिकलिंग फिल्टर। ट्रिकलिंग फिल्टर में हम सीवेज को पास कराते हैं, जिसमें कि एयर एक तरीके से फ्लो कराई जाती है और एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। और एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को दैट इज प्रेजेंट इन द दैट वेस्ट वाटर। ओके, सो दिस इज इट, केमिकल ट्रीटमेंट एंड अभी इसको, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। अगर केमिकल ट्रीटमेंट की बात करें, सो सीवेज ऑब्टेन्ड आफ्टर मैकेनिकल और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जो कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और मैकेनिकल ट्रीटमेंट के बाद जो भी सीवेज हमें मिलता है या जो भी वाटर हमें मिलता है जो कि टर्शरी ट्रीटमेंट में हमें मिला था, तो हमें उसको क्लीन करना होता है। थर्ड ट्रीटमेंट जो था, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, फर्स्ट ट्रीटमेंट प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकंड को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोला जाता है, और टर्शरी ट्रीटमेंट, थर्ड जो ट्रीटमेंट है उसको केमिकल ट्रीटमेंट भी बोला जाता है। जैसे हमने यहाँ पे भी पढ़ा है कि उसमें हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं, क्लोरीन डालते हैं। क्यों, जितने भी बैक्टीरिया उसमें हैं तो उन एक तरीके से उनको हम रिमूव करने के लिए। तो इसको टर्शरी ट्रीटमेंट को केमिकल ट्रीटमेंट भी बोला जाता है, जिसमें सीवेज को क्या किया जाता है, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि जितने भी बैक्टीरियाज है उसमें से किल हो जाए, डिसइंफेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट टर्म है हमारी प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब कैल्शियम ऑक्साइड ट्रीटमेंट टू प्रेसिपिटेट अप टू 90% ऑफ फॉस्फेट एंड सस्पेंडेड पार्टिकल। केमिकल ऑक्साइड, एक तरीके से उसमें केमिकल ऑक्साइड पास किया जाता है ताकि जितने भी फॉस्फेट है और सस्पेंडेड पार्टिकल है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाए, मतलब वो एक तरीके से सेटल होके नीचे बैठ जाएं और आप उन्हें जो सेटलेबल सॉलिड्स है फिर आप उनको रिमूव कर लो। तो प्रेसिपिटेशन इज व्हाट, कि कोई भी चीज़ जो है जो घुली हुई है, जो सस्पेंडेड है, वो लंप बन के वो नीचे बैठ जाए तो उसको प्रेसिपिटेशन बोला जाता है। तो फिर आप उसको सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि ये सेटल डाउन हो जाती है बॉटम में। नेक्स्ट वन इज एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन का मतलब है इफ्लुएंट इज ट्रीटेड विद एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल में क्या होता है कि चारकोल होता है और उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जब इफ्लुएंट इससे पास कराया जाता है तो जितनी भी गैसेस होती हैं और जितनी भी इसमें टॉक्सिकेंट्स हैं, तो एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, उनको एड्सॉर्ब कर लेता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये एक्टिवेटेड चारकोल है तो ये अपनी सरफेस पे इम्प्यूरिटीज़ को क्या कर लेगा, चिपका लेगा, या अपनी सरफेस पे इम्प्यूरिटीज को चिपका लेगा। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एड्सॉर्प्शन। जब कोई भी इम्प्यूरिटी सरफेस पे चिपक जाती है, सरफेस पे एक तरीके से स्टिक हो जाती है, उसको एड्सॉर्प्शन बोला जाता है। देन आप एक्टिवेटेड चारकोल को रिमूव कर दोगे और इम्प्यूरिटीज भी रिमूव हो जाएंगी।
नेक्स्ट वन इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, डिजोल्व ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन बी सेपरेट बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में डिजोल्व ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को अलग अलग किया जाता है, हटा दिया जाता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब कोई भी चीज जाती है, दैट इज ऑस्मोसिस। इन टर्म्स ऑफ वाटर, दैट इज ऑस्मोसिस। अगर हम केमिकल ऑक्सीडेशन की बात करें, सो एयर इट इज द ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन और हाइड्रोजन peroxide। हाइड्रोजन peroxide ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जो कि ओजोन और हाइड्रोजन peroxide की प्रेजेंस में होती है, यानी कि हम ओजोन गैस पास कराते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट के अंडर ये आता है, हाइड्रोजन peroxide पास कराते हैं, तो क्या होता है, केमिकल ऑक्सीडेशन होता है और जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है वो लेस टॉक्सिक फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। सो इसको केमिकल ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ये किस लिए किया जाता है, टू रिमूव डिजोल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। डिजोल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही रिमूव करने के लिए हम ओजोन और हाइड्रोजन peroxide का क्या करते हैं, यूज करते हैं। रिमूवल ऑफ अमोनिया। रिमूवल ऑफ अमोनिया में क्या होता है कि आफ्टर द फर्स्ट ऑपरेशन द वेस्ट वाटर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ मेटल टावर फ्रॉम विच ट्रिकल डाउन ओवर अ सीरीज ऑफ प्लास्टिक बेफल प्लेट एंड एयर इज फोर्स्ड अपवर्ड विच रिमूव द अमोनिया गैस। तो इसमें क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ मैकेनिकल ट्रीटमेंट जिसमें वेस्ट वाटर जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है मेटल टावर की तरफ। इट्स अ काइंड ऑफ मेटल टावर, वेस्ट वाटर इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है विच ट्रिकल डाउन ओवर अ सीरीज ऑफ प्लास्टिक बेफल एंड एयर इज फोर्स्ड अपवर्ड, और एयर ऊपर की तरफ मूव कराई जाती है। और एयर जब ऊपर की तरफ मूव कराई जाएगी तो नीचे से जितनी भी अमोनिया गैस है वो क्या हो जाएगी, वो रिलीज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अमोनिया गैस को यहाँ से रिलीज कर देते हैं वेस्ट वाटर से। सो दिस इज इट। और एक बार थोड़ा सा ऑस्मोसिस का बता देते हैं। ऑस्मोसिस का बता देते हैं। सो ऑस्मोसिस में क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रोसेस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है दैट इज मूव अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए एरिया ऑफ लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। मान लो सपोज करो कि दो एरियाज हैं, यहाँ पे सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, यहाँ पे सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है और यहाँ पे सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। सो यहाँ पे वाटर क्या होगा, वाटर होगा मूव फ्रॉम दैट एरिया ऑफ लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कम है, मतलब सॉल्वेंट की ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो यानी कि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट जहाँ पे ज़्यादा है, पानी जहाँ पे ज़्यादा है, उस कॉन्सेंट्रेशन से पानी कम कॉन्सेंट्रेशन वाली एरिया की तरफ ज़्यादा है। या आप अगर सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट के टर्म्स में बात करें तो लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है। आई होप मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया, इसको वापस से एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब आप इसको सिंपल सिंपल ऐसे समझिए कि कोई एरिया है जहाँ पे वाटर ज़्यादा है, एक एरिया है जहाँ पे वाटर कम है, तो ऑब्वियस सी बात है वाटर कहाँ पे मूव करेगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। सो उसी को बोला जाता है ऑस्मोसिस। अगर मैं इसको सोल्यूट के टर्म्स में बात करूँ, तो जहाँ पे सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है और जहाँ पे सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में ये उल्टा मूव करेगा। किस तरीके से, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ मूव करेंगे, फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू अ हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। जहाँ पे सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है वहां से हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वो मूव करेंगे। क्लियर। सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यानी सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन कम। सो सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो हाई से लो की तरफ, और अगर हम सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में बात करें तो लो से हाई की तरफ ये मूव करता है। सो आप एक लर्न करिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब कोई वाटर मूव कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, तो दैट इज ऑस्मोसिस। इसको आप ऐसे समझिए। सो दिस इज इट। आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस लिक्विड वेस्ट। इसमें हमने पढ़ा व्हाट इज लिक्विड वेस्ट, व्हाट आर द मेथड्स कि हम उसको ट्रीट कर सके। इसमें हमने 3 मेथड्स पढ़े, प्राइमरी, टर्शरी और प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी सेकेंडरी को बोला जाता है बायोलॉजिकल, टर्शरी को बोला जाता है केमिकल। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वेस्ट के बारे में हमने बात की, फिजिकल बायोलॉजिकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात की हमने लिक्विड वेस्ट की। सो यही था, दिस इज इट। एंड आई थिंक